Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. In today's video we are going to start Land Revenue Act 1967. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. इस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इस एक्ट के अंदर हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं और उन 15 चैप्टर्स के अंदर 184 सेक्शंस हैं जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ हमारे पास एक स्केड्यूल ऐड किया गया है। अब अगर हम इस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को देखें कि ये किसके साथ डील करता है, तो बेसिकली हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 डील करता है एग्रीकल्चरल लैंड के साथ, जो हमारी जरी जमीन है उसके साथ। लेकिन इसी एक्ट का एक पोर्शन डील करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड से हटकर अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, लेट से आपका जो घर है, अब इसका कहीं ना कहीं तो कोई रिकॉर्ड मौजूद होगा कि आप इस घर के ऑनर हैं। अब इस रिकॉर्ड को कहाँ पर रखा जाता है या इस रिकॉर्ड को मेंटेन किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये घर अपना सेल कर देते हो तो जो नेक्स्ट ऑनर है उसका रिकॉर्ड कहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। मीन्स टू से कि जितने भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि मलकियत के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, ये तमाम इंक्लूडेड है हमारे इस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर। सो बेसिकली ये दो चीज़ों के साथ डील करता है, एग्रीकल्चर लैंड के साथ और रिकॉर्ड ऑफ राइट के साथ। अब ये तो हमने देख लिया कि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 डील किसके साथ कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसी एक्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखें तो जो हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं उनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो चैप्टर 1 है वो है प्रिलिमिनरी। इस चैप्टर के अंदर इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बताई गई है, यानी कि ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होगा। फिर इसके साथ कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 की तरफ अगर हम आ जाएं तो चैप्टर 2 बताता है डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स के, यानी कि एक प्रोविंस है उसको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। फिर जो हमारा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है वो डील करता है रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ। रेवेन्यू ऑफिसर्स की हायरार्की, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है, फिर उनको अपॉइंट किस तरह से किया जाता है, उनको क्या क्या पावर्स दी गई हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। फिर जो हमारा चैप्टर 5 है वो बात करता है विलेज ऑफिसर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे लंबरदार हैं उनकी पावर्स क्या हैं, उनको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, वो कौन होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 6 जो कि डील करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और पीरियोडिक रिकॉर्ड्स के साथ के मलकियत के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। फिर चैप्टर 7 पे आ जाएं तो चैप्टर 7 बताता है असेसमेंट के बारे में, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है किसी भी ज़मीन का, उसकी कलेक्शन से पहले उसकी कुछ असेसमेंट की जाती है कि कितना लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। कुछ जनरल असेसमेंट है, कुछ स्पेशल असेसमेंट है, ये उसके साथ डील करता है। फिर उसके बाद चैप्टर 8 पे आ जाएं तो चैप्टर 8 बताता है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू की कलेक्शन है उसका क्या तरीकाकार है। फिर चैप्टर 9 पे आ जाएं तो चैप्टर 9 कहता है रिकवरी ऑफ अदर डिमांड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर। इसी तरह की कुछ और रेवेन्यू कलेक्शन है उसके बारे में चैप्टर 9 बताता है। चैप्टर 10 डील करता है सर्विस एंड बाउंड्रीज के साथ, यानी कि जो ज़मीन है उसकी जो बाउंड्रीज हैं या उस जमीन का सर्वे किस तरह से किया जाता है, ये चैप्टर 10 बता रहा है। उसके बाद चैप्टर 11 को देखें तो पार्टीशन के बारे में बता रहा है। पार्टीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
यानी कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उस लैंड के कुछ जॉइंट ऑनर्स हैं, मुश्तरका मालिक हैं, तो उसकी तकसीम किस तरह से की जाएगी, किसका कितना शेयर आएगा, किस तरह से उनके दरमियान तकसीम होगी। वो खानगी तकसीम भी हो सकती है, यानी कि प्राइवेट पार्टीशन, या फिर लीगली आप पार्टीशन करवा रहे हो और उसकी एप्लीकेशन आपने किसको देनी है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। फिर चैप्टर 12 पे आ जाएं तो आर्बिट्रेशन की बात की गई है कि अगर तो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और पार्टीज आपस में कॉन्सेंट देके किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती हैं आर्बिट्रेटर को, तो वो क्या तरीकाकार है। फिर चैप्टर 13 बात करता है अपील, रिव्यू, रिवीएंस, यानी कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है उनके खिलाफ अपील किस तरह से हो सकती है, रिव्यू किस तरह से होगा, या रिवीजन किस तरह से फाइल की जाएगी। फिर चैप्टर 14 को देखें तो सप्लीमेंटल प्रोविजंस के बारे में बता रहा है, यानी कि जो रेवेन्यू का डिपॉजिट है वो किस तरह से होगा, या फिर सिविल कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसकी एक्सक्लूजन के बारे में बताया गया है। फिर इसी तरह चैप्टर 15 डील करता है मिसलेनियस के साथ, यानी कि कुछ और प्रोविजंस हैं। सो बेसिकली इस एक्ट के 15 चैप्टर्स इन तमाम चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। हम जब इन चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वन बाय वन सेक्शन वाइज हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है। अब तक के लिए इस एक्ट में 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें बेसिकली हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में बताया जा रहा है, पीरियोडिक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में, इसी तरह फिर पार्टीशन के बारे में बताया जा रहा है, अपील किस तरह से होगी रेवेन्यू ऑफिसर्स के अगेंस्ट, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाएगी, ये तमाम चीज़ें इस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं। अब किसी भी एक्ट को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें जो पहली चीज़ हमें बताई जाती है वो उस एक्ट का प्रियम्बल है। सेम इज द केस विद लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसके अगर हम प्रियम्बल को देखें तो इसमें हमारे पास 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वो तमाम 4 चीज़ें जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू एक्ट बेस कर रहा है। सो वेयर इज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, कि जहां पर किसी लॉ को कंसोलिडेट किया गया है या अमेंड किया गया है, किससे रिलेटेड। नंबर 1, मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट, यानी कि मलकियत का जो रिकॉर्ड है उसको बनाया किस तरह से जाता है या उसको मेंटेन किस तरह से किया जाता है। अब अगर आप लैंड रेवेन्यू एक्ट को देखें तो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये एग्रीकल्चर लैंड के साथ डील कर रहा है, लेकिन जब रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात आती है तो उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी कमर्शियल लैंड है या जो रेजिडेंशियल लैंड है वो भी इस रिकॉर्ड ऑफ राइट में इंक्लूडेड है। यानी कि रेवेन्यू की हद तक सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट की बात आती है तो उसमें कमर्शियल लैंड और रेजिडेंशियल लैंड भी इंक्लूडेड है। सो नंबर 1, रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करना और उसको बनाना। सेकेंडली, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि जो लैंड रेवेन्यू है उसकी असेसमेंट किस तरह से की जाएगी कि कितना लैंड रेवेन्यू लेना है, और साथ ही साथ फिर उसकी कलेक्शन किस तरह से की जाएगी। तीसरी बात, द अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किए गए हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, उनकी पावर्स क्या क्या हैं, वो भी इसमें बताया गया है। एंड लास्टली, other matters connected with the land revenue administration in the province of the West Pakistan or incidental thereto, या दूसरे तमाम मैटर्स जो लैंड रेवेन्यू की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर रहे हैं वो भी इस एक्ट में इंक्लूडेड हैं। सो बेसिकली 4 चीज़ों पर ये एक्ट बेस कर रहा है, रेवेन्यू, रिकॉर्ड ऑफ राइट की मेंटेनेंस और उसको बनाना किस तरह से, फिर लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किस तरह से करना है, उसकी असेसमेंट किस तरह से होगी, रेवेन्यू ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट और उनके फंक्शन, और दूसरे तमाम मैटर्स जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर रहे हैं। प्रियम्बल के बाद आ जाते हैं चैप्टर 1 के ऊपर। चैप्टर 1 डील करता है प्रिलिमिनरी के साथ। इसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। नंबर 1, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। अब इसको वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक्ट 1967 का है और उस वक्त 1967 में पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे और पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, जो अब का हमारा पाकिस्तान है, उस वक्त इसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और जो बांग्लादेश है
उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं वो पाकिस्तान बन गए। सो बेसिकली इस एक्ट को कहा जाता है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट से मुराद है कि पाकिस्तान का लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। उसके बाद आ जाते हैं इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज। अब इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है कि ये वेस्ट पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस के ऊपर, यानी कि जो अब का हमारा पाकिस्तान है उसके ऊपर ये लागू होगा। फिर तीसरी क्लॉज इसमें क्या बताई गई है, इट और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्ट या इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन शैल कम इनटू ऑपरेशन इन सच एरिया और एरियाज एंड ऑन सच डेट और डेट्स एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट इन दिस बिहाफ। अब किसी भी एक्ट को हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक डेट बताई गई है कि फलां डेट से ये एक्ट एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से या 1 फरवरी से या 30 जून से या 30 जुलाई से, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये एक्ट या इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस तब एप्लीकेबल होंगी उन एरियाज के ऊपर जब गवर्नमेंट अपने किसी नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी कि फलां जगह पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। सो बेसिकली इसकी एप्लीकेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 डील करता है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनसूटेड देयर टू। अब इस सेक्शन 2 में बताया गया है कि इस एक्ट की कुछ प्रोविजंस को किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि किसी एरिया के अंदर इस एक्ट की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। अब वो किस तरह से, इसकी क्लॉज 1 कहती है शुड द सर्कमस्टांसेस ऑफ एनी एरिया इन विच दिस एक्ट or any provisions thereof has been brought into force be such that। अब किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर इस पूरे के पूरे एक्ट को या इसकी किसी खास प्रोविजन को एप्लीकेबल किया गया है, बट circumstances ऐसे हैं that in the opinion of the government that provisions or any other provision of the act is unsuited thereto। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा एक्ट या इसकी कुछ प्रोविजंस जो इस एरिया के अंदर एप्लीकेबल की गई हैं वो अनसूटेड हैं, वो उस एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सेप्ट दैट एरिया फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सच प्रोविजंस एंड देयर अपॉन दोज प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई टू सच एरिया अंटिल द नोटिफिकेशन इज रिसाइंड। अब इस पूरी की पूरी क्लॉज के अंदर कहा गया है कि अगर तो किसी एरिया के अंदर इस एक्ट को या इसकी कुछ प्रोविजंस को लागू किया गया है लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये प्रोविजंस इस एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें कहा जाएगा कि ये प्रोविजंस इस एक्ट एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, लिहाजा इन पर लागू नहीं होती। और ये जो नोटिफिकेशन है ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट की जानिब से खत्म नहीं किया जाता। फिर इसी की क्लॉज 2 कहती है while such exception is aforesaid remains in force। और जब तक ये एक्सेप्शन जो है रिमेन इन फोर्स है, यानी कि जब तक ये एक्ट लागू नहीं हुआ, गवर्नमेंट मे फ्रेम द रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैटर सो एक्सेप्टेड so far as may be these rules shall be consistent with the provision of this act and shall specify the period for which such exception shall remain in force। क्लॉज 2 कह रही है कि जहां पर ये एक्सेप्शन रिमेन इन फोर्स है, यानी कि जहां पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हुई, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसके बाद गवर्नमेंट इस इलाके के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी जिनके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। लेकिन फिर साथ ही साथ ये बताया है कि गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी वो इसी एक्ट को देखते हुए बनाएगी और ये रूल्स उस वक्त तक लागू रहेंगे जब तक कि वो एक्सेप्शन लागू है, यानी कि जब तक
गवर्नमेंट कोई प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं कर देती तब तक वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 3 में बताया गया है कि कुछ लैंड्स हैं जिनको एग्जैम्प्ट किया गया है, यानी कि कुछ ऐसी लैंड्स हैं जिन पर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब पहली कौन सी बताई गई है? क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, except so far as may be necessary for the record, recovery and administration of the village cess or for the purposes of the survey, nothing in this act applies to the land which is occupied as the site of the town or village and is not assessed to land revenue। पहली क्लॉज में बताया गया है कि किन लैंड्स पर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 1, किसी टाउन, किसी कमर्शियल लैंड या किसी भी रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लैंड के ऊपर है जिनसे गवर्नमेंट को कोई ना कोई रेवेन्यू मिल रहा है। सो रेजिडेंशियल लैंड या कमर्शियल लैंड से किसी किस्म की रेवेन्यू हासिल नहीं हो रहा, लिहाजा उन लैंड्स पर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। फिर क्लॉज 2 में कहा गया है It shall be lawful for the collector acting under the general or special orders of the Board of Revenue. Now, what is the Board of Revenue? Board of Revenue is actually the top authority for the revenue officers. अब जिस तरह से एपेक्स कोर्ट हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक डिवीजन के अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी एपेक्स कोर्ट है वो क्या है? वो सेशन कोर्ट है, या प्रोविंस के अंदर एपेक्स कोर्ट हाई कोर्ट है। तो इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो टॉप अथॉरिटी है, जो टॉप कोर्ट है, वो उनके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। और इस क्लॉज में कहा गया है कि कोई भी कलेक्टर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के ऊपर काम कर रहा है, टू डिटरमिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट दैट व्हाट लैंड्स आर इंक्लूडेड विद इन द साइट ऑफ द टाउन और विलेज एंड टू फिक्स एंड टाइम फ्रॉम टाइम टू वेरी द लिमिट्स ऑफ द सेम। उसने ये कलेक्टर की ये जिम्मेदारी है, उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स के ऊपर ये चीज डिटरमिन करनी है कि कौन सी लैंड एग्रीकल्चर लैंड से रेजिडेंशियल लैंड में शिफ्ट हो गई है, यानी कि चेंज हो गई है। अगर ऐसी कोई चेंजेस आती हैं तो कलेक्टर ने ये चीज डिटरमिन करनी है और फिर उस एग्रीकल्चर लैंड को जो कि रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट हो गई है उसको शिफ्ट कर देना है रेजिडेंशियल साइट पे। एंड साथ ही साथ रिगार्ड्स बीइंग हैड टू ऑल द सबसिस्टिंग राइट्स ऑफ द लैंड ऑनर, लेकिन इसके साथ ही जो लैंड ऑनर्स के जो राइट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस कलेक्टर ने ये चीज डिटरमिन करनी है कि कौन सी लैंड एग्रीकल्चर लैंड से रेजिडेंशियल या कमर्शियल लैंड में शिफ्ट हो गई है और फिर उनके अकॉर्डिंग उनको शिफ्ट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के इंट्रो को डिस्कस किया, फिर उसके प्रीएम्बल को डिस्कस किया, फिर साथ ही साथ हमने चैप्टर 1 के सेक्शन 1 से लेकर 3 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशन क्लॉज को डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट के अंदर जो वर्ड्स यूज हुए हैं एक्चुअली उन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।